बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8। आज आपका इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक आफ्टर द हमने पढ़ा सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक का नॉर्थ इंजन, और उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेटर बचता है और चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ये याद रखें, इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आएंगे। मैं अगर आपको 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन उंगलियों पे कॉल आउट कर लूँ तो इसमें एक फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, दूसरा हीट इंजन है, तीसरा कार्नोट इंजन है और चौथा रेफ्रिजरेटर है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। इन 1824 लिखिए, थोड़ी सी बात फिर आपको समझाते हैं। इन 1824 साडे कार्नोट introduced a theoretical engine to improve the efficiency of हीट इंजन। एक थ्योरेटिकल इंजन इसने बनाया जिसका वजूद तो नहीं था, लेकिन उसने हीट इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करवा के आपको बता दिया। उसने आपको बता दिया कि कैसे आप हीट इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिखिए, इसके इंट्रोडक्शन में लाजमी लिखिएगा कि 1824 में साडे कार्नोट ने एक ऐसा थ्योरेटिकल इंजन इंट्रोड्यूस कराया जो क्या करता था, जो जिसने इम्प्रूव की एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, के हीट इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में साडे कार्नोट ने 1824 में ये थ्योरेटिकल इंजन इंट्रोड्यूस किया। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, लिखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर which contains movable gas, which contain gas, लिख लें, which contain gas with movable piston, with movable, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख लें फिर आगे आपको समझाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर विच कंटेन गैस विद मूवेबल पिस्टन, walls and piston of the cylinder is insulator, वहां से हीट बाहर नहीं निकलती, ठीक है। बट बेस ऑफ सिलेंडर इज कंडक्टर, कि बेस में से हीट ऐसा उसने सिलेंडर बनाया कि जिसमें बेस में से तो हीट ऊपर जाती है, लेकिन उसकी वॉल में से और उसके ऊपर जो मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है उसमें से हीट बाहर नहीं निकलेगी। इस तरह के इंजन को उसने कंस्ट्रक्शन बनाई, किसकी, कार्नोट इंजन के लिए। इसके बाद अगली हेडिंग दीजिएगा कार्नोट साइकिल, तो लिखिएगा कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन operates in a cycle called कार्नोट साइकिल। थोड़ा सी थ्योरी लिख लें साथ में ताकि आपको क्वेश्चन समझे हैं। फिर कार्नोट इंजन ऑपरेट्स इन अ साइकिल कॉल्ड कार्नोट साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। सबसे पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेस हो जाती हैं गैसेस, और फिर आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। That consists of 4 parts: isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression और एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब इन चारों को हम अलग अलग ब्रीफ करेंगे डायग्राम बना के, और फिर उसके साथ उसका ग्राफ बनाते जाएंगे। तो आपसे गुजारिश यही है कि ये जो थ्योरी आपके पास है
इस थ्योरी को आप अपने पास लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें। इसको इरेज करने जा रहा हूँ। मेन जो काम है हमारा वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो थ्योरी के बस आप इतने से स्टेप्स लिख लेने हैं, ये चीज़ें लिख के मेन जो अब आपको समझाया जाएगा उस पर आपने वर्क करना है। आपको पता चलेगा कि कार्नोट इंजन वर्क करता कैसे है। ठीक है, कार्नोट इंजन की वर्किंग कैसे है, मेन गेम आपके पास यही समझने वाली है। सबसे पहले आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल उसको कहा जाता है। आप बना के आए थे, ये आपके पास एक कंटेनर मौजूद है, डायग्राम साथ बनेंगी बच्चे, डायग्राम बनेगी, ग्राफ बनेगा, तब ये बातें खत्म होंगी, वरना मुश्किल है। ठीक है, ये आपके पास इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन मौजूद है, इसके बीच में गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ठीक हो गया। आइसोथर्मल कहा जाता है कि प्रेशर चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, लेकिन टेम्परेचर चेंज ना हो। सादे से लफ्ज़ों में अगर आपको समझा सकूं तो प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, लेकिन आपके पास टेम्परेचर चेंज ना हो सके। यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल मौजूद हैं P1, V1, T1। सुनिएगा, मेरी बात पर गौर करिएगा। P1, V1, T1। अभी आइसोथर्मल एक्सपेंशन नहीं हुई। अब यहाँ पर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन शो करने जा रहा हूँ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होगी कि हीट ना तो चेंज नहीं होगी, हीट ने चेंज नहीं होना। यहाँ पे HDR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर लगा रहा हूँ, ये मेरे पास गैस एक्सपेंडिंग हो रही है, मूवेबल पिस्टन ऊपर चला गया है, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है। मेरी बात पे गौर करेंगे बच्चे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई है। आइसोथर्मल, इस डायग्राम को नाम देंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हुआ, गैस का प्रेशर, आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो तो प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास जो नया प्रेशर आ जाएगा वो P2 है, नया वॉल्यूम आपके पास V2 है। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि एडियाबैटिक की यही खाबी है, यही खूबी है कि इसमें आइसोथर्मल की कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो नया आपके पास क्या आ जाएगा, P2, V2 एंड T1। अब साथ ज़रा मैं ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ये ग्राफ आपने बनाना है और इस पर गौर करना है, मेन चीज़ यही है। आप लिखिएगा P1, P2, P4 और P3, इस हिसाब में आपने इसकी नंबरिंग दे देनी है। वाई एक्सिस पे आपने प्रेशर रखना है, एक्स एक्सिस पे आपने वॉल्यूम रखना है। तो ये रख लीजिएगा V1, V4, V2 और आप अपने पास रखिएगा V3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात पे जरा गौर करने, एक एक साथ साथ हम ग्राफ ड्रा करते जाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास क्या था, अभी आपके पास ऐसा है, जब आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, पहली सिचुएशन में आपके पास प्रेशर आपके पास P1 ही रहेगा और वॉल्यूम आपके पास V1 ही रहेगा, जब आपके पास ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन शो हो रही है। ठीक है, तो प्रेशर भी आपके पास P1 है और वॉल्यूम भी आपके पास क्या है, V1। जरा गौर कीजिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर भी V1 और वॉल्यूम भी V1। ठीक है, अब प्रेशर चेंज हो रहा है, अगली सिचुएशन में आइसोथर्मल में क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम आपके पास क्या हो रहा है, V2। प्रेशर P2, ये प्रेशर है P2 और वॉल्यूम आपके पास क्या है, V2। बस आपने याद रखना है 1 2 4 3, 1 4 2 3, इस हिसाब में रखें, डायग्राम अच्छी बन जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, ये आपके पास पहली कर्व बन गई, जिसको हम आइसोथर्मल कर्व का नाम देंगे। ये आपके पास पहली कर्व है, कौन सी कर्व, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कर्व है। ये देखें कि नया प्रेशर आपके पास P2 है, नया वॉल्यूम आपके पास V2 है और टेम्परेचर आपके पास सेम ही रहेगा। इस टेम्परेचर को आपने T1 का नाम देना है, इसको नाम दे दें A का और इसको आप यहाँ पे B का नाम दें। ठीक है, पहले आपके पास क्या हुई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो जाएगी। एडियाबैटिक के बारे में आपको पता है, ना तो हीट आती है और ना ही, मतलब ऐसा प्रोसेस यहाँ से हीट का आना और जाना बिल्कुल भी नहीं है, हम कोई एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ये इसकी इंटरनल वर्क की वजह से इसका पिस्टन मूव डाउन होता है। ठीक है, तो इसका पिस्टन जब मूव डाउन हो जाएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, गैस पार्टिकल्स एक्सपेंड होंगे, फैलेंगे, एक्सपेंडिंग पे जब चले जाएंगे
तो आपने ज़रा गौर करना है बच्चे, डायग्राम साफ सुथरी बनाएंगे, इसलिए सारे पैसे डायग्राम के। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन आपके पास हो रही है, इसकी डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरी बनाएं, डायग्राम के ही सारी चीज़ें हैं, और साथ ये ग्राफ जो है आप बनेगा तो इसी का। अब आपके पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन होने जा रही है, ठीक है, तो गौर करें, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगी आपके पास, यहाँ पे ना तो कोई हीट आएगी ना जाएगी, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रही है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, आपको पता है एक्सपेंडिंग जब होती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, P3, वॉल्यूम भी नया हो जाएगा आपके पास V3, और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा इसका, इस पूरे प्रोसेस का T2। तो P3, V3 एंड T2, ये आपके पास ये ऐसे ले जाएं, P3 से लेके आ जाएं V3 पे, ठीक है। ये आपके पास जो कर्व बनेगी ये ऐसे बनेगी, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। ये आपके पास ए बी, इसको सी का नाम देते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो गया आपके पास T2, ठीक है। पहले सबसे पहले आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई, फिर आपके पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुई है। अब आपके पास जो तीसरी डायग्राम बनने जा रही है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी। आइसोथर्मल कंप्रेशन, गैस आपके पास कंप्रेस होने जा रही है, आइसोथर्म, ठीक है। आइसोथर्म जो फॉर्म है तो आपको पता है टेम्परेचर यहाँ पे फिर चेंज, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो गैस आपके पास कंप्रेस हो चुकी है। जब गैस आपके पास कंप्रेस हो चुकी है तो आपके पास प्रेशर तो आपके पास चेंज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा, दैट्स मीन के प्रेशर आपके पास हो जाएगा P4, वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा V4, एंड टेम्परेचर आपके पास चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर ने T2 ही रहना है। प्रेशर P4 है, वॉल्यूम आपके पास V4 है। ये कर्व देख लें, ये P4 ये V4 ये, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से ऐसे बनेगा दोबारा, ये इसको D का नाम दे दें। देखें दोबारा रिवर्स आ रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल बनती जा रही है। P4 और V4 टेम्परेचर यहाँ पे भी सेम है, ये T2 का टेम्परेचर यहाँ पे भी रहेगा। इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, प्रेशर कम हो गया, गैस आपके पास कंप्रेस होगी, सॉरी प्रेशर ज़्यादा हो गया। जब गैस कंप्रेस हुई प्रेशर ज़्यादा हुआ और वॉल्यूम उसका ऑलरेडी कम हो चुका है, ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। इसके बाद आपके पास क्या है, चौथी चीज आपके पास एडियाबेटिक कंप्रेशन होगी। एडियाबेटिक में आपको पता है ना तो हीट आती है और ना ही हीट जाती है, इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क परफॉर्म होता है, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन का नाम दें इसको। ये आपके पास एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रही है, ये कंप्रेशन होगी, गैस कंप्रेस होगी, गैस के मॉलिक्यूल, गैस के पार्टिकल कंप्रेस हो गए, और फिर आपके पास जब ये कंप्रेस हो गए, वापस कंप्रेस हो गए तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। सुनिएगा, कंप्रेस हो के दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, जिसका पहला प्रेशर था ये वापस वहां पे आ गए। P1 वॉल्यूम आपके पास दोबारा कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, जो आपके पास आपका पुराना वॉल्यूम था दोबारा बात आपके पास उसी वॉल्यूम पे पहुंच आई है, आपके पास बात दोबारा उसी वॉल्यूम पे पहुंच आई, दोबारा कंप्रेस हो के ये P1 V1 और टेम्परेचर अपनी अपनी असल हालत में आ गया T1 पे। तो P1 V1 T1, P1 किधर है आपके पास, ये है, और V1 ये है, तो आपके पास ये कर्व दोबारा ऐसे बन जाएगी, ठीक है, ये दोबारा कर्व ऐसे बन जाएगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड पे डालिएगा, हीट का फ्लो बता रहा है, ठीक है। इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल, इट इज कॉल्ड सॉरी एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसको हम एडियाबेटिक कंप्रेशन का नाम देते हैं। ये आपके पास दोबारा क्या हो गया, टेम्परेचर वापस T1 पे आ गया और सिचुएशन क्या बन गई, P1 V1 T1। तो यही बात कार्नोट ने बताई थी, बेसिकली इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस है, सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कर्व है, फिर आपके पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन की कर्व है, फिर साइक्लिक प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन होती है, तो बात दोबारा यहाँ तक चली जाती है, और फिर उसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन, बाद साइक्लिक प्रोसेस में दोबारा ये आपको साइक्लिक प्रोसेस नजर आ रहा है, साइकिल बनती नजर आ रही है। इसी तरह आपके पास कार्नोट इंजन वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इसके बाद कार्नोट की हमने एफिशिएंसी निकालनी है और टॉपिक हमारा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसको बड़े गौर से, ये चारों डायग्राम, ये तो आपके पास इनिशियल डायग्राम है, इसको बनाइएगा। इसके बाद आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन बनानी है, उसको बताना है कि हीट चेंज नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो कोई हीट आएगी, ना तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ना डिक्रीज होता है आइसोथर्मल में, ठीक है। फिर दूसरी बात उसको बताया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आपके पास एक्सपेंशन होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो आपके पास चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा आप उसको बताएं कि आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, प्रेशर कम हो जाएगा,
कंप्रेस होगी तो गैसेज में प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से आपके पास वॉल्यूम में कमी आ जाएगी और टेम्परेचर आपके पास वही T2 होगा। तो ये कर्व आपने लाजमी साथ बनानी है, और जो जिस तरह आपको बना के बताया गया 1 2 4 3 1 4 2 3, मतलब प्रेशर को आपने रखना है एक्स एक्सिस में, वॉल्यूम को वाई एक्सिस में, और नंबरिंग या गिनती आपने इस तरह रखनी है जैसे लिखवाई गई है, ये ताकि आपके पास आसान हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास हम इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं और ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की हेडिंग देते हैं। एफिशिएंसी आपने हीट इंजन की भी निकाली है, कार्नोट की एफिशिएंसी भी निकालना है, ठीक है। एफिशिएंसी की हेडिंग दे दीजिएगा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन, ठीक हो गया। ईटा इज इक्वल टू, अब आपको पता है एफिशिएंसी के लिए फार्मूला आउटपुट अवर इनपुट, ठीक हो गया। वर्क आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ये आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला है, और ये फार्मूला आप हीट इंजन में भी पढ़ के आ चुके हैं, लिहाजा इनमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक हो गया। तो वर्क आउटपुट डेल्टा डब्ल्यू, और इनपुट आपके पास क्या है Q1। डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा चेंज का मतलब आपको पता है Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। Q1 को दोनों की चला था डिवाइड कर दें, ईटा आपके पास आ जाएगा Q1 बाय Q1 माइनस Q2 बाय Q1। तो Q1 कैंसिल हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 ओवर Q1। हीट को मैं चेंज कर देता हूँ टेम्परेचर के साथ, जैसे मेरे लिए हीट है वैसे ही टेम्परेचर है, तो अगर मैं लिख लूँ ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1, तो आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। Q2 की जगह मैंने T2 लिख लिया और Q1 की जगह T1 लिख लिया। तो एफिशिएंसी के लिए अगर मैं ये कह सकूँ कि मैं टेम्परेचर, जो मेरे पास कौन सा टेम्परेचर है, सिर्फ वाला सोर्स वाला, सॉरी सिंक वाला, सोर्स वाला नहीं सिंक वाला, T1 आपके पास सोर्स है, T2 आपके पास सिंक वाला है। अगर मैं सिंक वाला टेम्परेचर बहुत कम करते करते कोशिश करूँ तो उसको मैं क्या बना दूँ, T2 को मैं बना दूँ 0, तो फिर एफिशिएंसी मेरे पास 1% हो जाती है, 1 हो जाती है। और किसी की भी एफिशिएंसी वर्क 1 आ जाए, दैट मीन्स कि उसकी वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कहलाती है। तो ईटा मेरे पास, जब मैं T2 की जगह 0 पुट कर दूंगा तो 0 बाय 1 आपके पास 0 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी आपके पास 1 आ जाती है। और अगर आपने इसको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करा दें, आपके पास एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। बट ऐसी चीज़ कोई भी नहीं बनेगी जो आपको 100% एफिशिएंसी दे सके। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं है। ये कार्नोट ने एक थ्योरेटिकल इंजन बना के बताया, उसने कहा भाई साहब ये काम अगर आप कर लें, ये स्टेप अगर आप 4 स्टेप परफॉर्म कर लें, तो इसके बाद ये ऐसा होगा कि आपके पास आप इसकी एफिशिएंसी हीट इंजन की इंक्रीज कर सकते हैं। बट ये है कि 100% पे फिर भी नहीं जा सकती, लेकिन मैक्सिमम वर्क आप परफॉर्म कर सकता है। मैक्सिमम वर्क कैसे परफॉर्म होगा कि आपके पास आपकी हीट कम से कम इतनी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी। उम्मीद है आपको बात समझ आई है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इजी टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट दो में याद रखें।